हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों का स्वागत है इस पार्ट में। तो इस पार्ट में हम लोग नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर होते हैं, जिसके बारे में आप चैप्टर 5 में भी डिटेल में पढ़ने वाले हो, बट थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो यहाँ पर दूंगा इसका। उसके बाद नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और क्यों ये केमिकल रिएक्शंस थोड़े कम शो करते हैं, ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने ये बताया था कि एलिमेंट्स जो हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर सकते हैं, लूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव आयंस फॉर्म कर सकते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं मेटल्स। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बन जाते हैं, जिसको एनायन बोलते हैं, उसी को हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन वहीं से लिखा है मैंने कि दोज एलिमेंट्स दैट फॉर्म नेगेटिव आयंस, जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव चीज़ को गेन करना मतलब कि आप अपनी नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो, ठीक है ना। कोई नेगेटिव चीज़ है, उसको आपने गेन कर लिया, उसको बुला लिया अपने पास, तो आप नेगेटिव हो गए ना। तो वो एलिमेंट्स जो कि नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं इलेक्ट्रॉन गेन करके, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। एग्जांपल क्या है इसका, सल्फर, ऑक्सीजन, ETC, कार्बन। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। काफ़ी कंसाइज फॉर्म में लिखा हुआ है जो आपके बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से है ना। इसके बाद हम लोग इसके जो हायर लेवल अप्रोच है वो भी करेंगे, बट पहले हम लोग बोर्ड का सॉल्व कर लेते हैं देन। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स या किसी भी चीज़ का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है कि उसका अपीयरेंस क्या है, देखने में कैसा लगता है ना। तो जैसे आपने मेटल्स की प्रॉपर्टी भरी थी, मेलिएबल, डक्टाइल, ये सब, ऐसे ही इसका भी प्रॉपर्टी होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी कहा जाता है कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी इनमें होता है कि नहीं होता। तो साफ साफ लिखा हुआ है कि नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना ही मेलिएबल होंगे और ना ही डक्टाइल होंगे। मतलब ये कि नॉन मेटल्स का आप अगर उसको पीट के चाहोगे कि हम शीट बना दें, वो पॉसिबल नहीं है। या अगर आप चाहेंगे कि नॉन मेटल्स को हम एक वायर में कन्वर्ट कर दें, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ना ही मेलिएबल होते हैं और ना ही डक्टाइल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज में है कि दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मतलब होता है कि अगर आपने उसको हैमर किया, आपने उसको ज़ोर से पीटा, तो वो शीट बनने की बजाय वो टुकड़ों में बिखर जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक मिट्टी का टुकड़ा लीजिए, उसको रखिए और उसको पीट के देखिए तो टुकड़ों में टूट जाता है। इसी तरीके से नॉन मेटल्स को भी अगर आप रख के उसको पीटेंगे तो वो टूट जाएगा, वो शीट में कन्वर्ट नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड ब्रिटल इन नेचर। तो लिखा है दे आर ब्रिटल इन नेचर, इट मीन्स व्हेन दे आर हैमर्ड दे ब्रेक इनटू पीसेस। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी, व्हेन नॉन मेटल्स मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, एक तो ज़्यादातर गैसियस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, कुछ सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड। एक्सेप्शन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एक्सेप्शन इज डायमंड। डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है। ओके, बट उसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, दे डू नॉट हैव लस्टर। इनमें चमक नहीं होता। जहाँ मेटल्स में चमक होता था, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है। एक तो डायमंड आपने पहले ही देख लिया है, सबसे ज़्यादा चमकीला डायमंड ही होता है। तो एक्सेप्शन में एक तो आपको डायमंड मिलेगा, ग्रेफाइट जो पेंसिल का निप होता है, दैट इज़ ऑल्सो ग्रेफाइट। सो डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन, ये 3 एक्सेप्शंस हैं नॉन मेटल्स के जो कि चमकीले होते हैं। बट इनके अलावा बाकी जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो इसको हम लोग फिर से अंडरलाइन करेंगे, ये हमें हमारा एक्सेप्शन। फिफ्थ, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जहाँ मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी थे, वहीं पर जो नॉन मेटल्स हैं वो कंडक्टर्स नहीं होते, आई मीन इंसुलेटर्स होते हैं हीट के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट। ठीक है, आपने बचपन में एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे या क्लास 7-8 में पढ़ाते हैं कि पेंसिल के अगर दोनों एंड्स पर आप एक वायर से कनेक्ट कर दो तो आप देखोगे कि वहाँ पर बैटरी है, वायर है, तो पेंसिल भी करंट को कंडक्ट करता है अपने ग्रेफाइट
जो उसका रिफिल होता है अंदर में, देखा होगा आपने, उसके थ्रू, ठीक है। सो इट इज़ ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे आप, क्योंकि ग्रेफाइट जो होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, इसी वजह से वो कंडक्टर होता है, जबकि डायमंड में सारे इलेक्ट्रॉन पैक होते हैं, कोई फ्री नहीं होता है, इसीलिए वो इंसुलेटर होता है। डायमंड इज़ एन इंसुलेटर बट ग्रेफाइट इज़ अ कंडक्टर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जितने भी नॉन मेटल्स होंगे, चूँकि वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। एक्सेप्शन है आपका कार्बन। कार्बन का ही ये रूप है, चैप्टर 4 में पढ़ने वाले हो आप, कि कार्बन के ही 3 रूप होते हैं। पहला होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है डायमंड, और तीसरा होता है फलरीन, है ना। ये 3 हैं, इसको बोलते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। जब कोई एलिमेंट नेचर में एक से अधिक स्टेज में प्रेजेंट रहता है, दे आर नोन एज एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप होते हैं। पहला होता है डायमंड, दूसरा होता है ग्रेफाइट, और तीसरा होता है फलरीन, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि कार्बन जो है, अब कार्बन के अंदर ग्रेफाइट भी आ गया, सॉरी डायमंड भी आ गया, ग्रेफाइट भी आ गया, तो इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट बोरॉन एंड कार्बन etc, ओके। चलिए, तो ये थे आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। जहाँ तक बात है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो नॉन मेटल्स चूँकि कम रिएक्टिव होते हैं, तो उनका रिएक्शन वाटर से, स्टीम से और डाइल्यूट एसिड से नहीं हो पाता। कम रिएक्टिव कहने का मेरा सेंस ये है कि वाटर से, स्टीम से, डाइल्यूट एसिड से जब भी रिएक्शन होता है, तो आपने गौर किया होगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने के लिए आपको उस एसिड से जो H+ आयन निकलेगा, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। H+ जो है वो दिखाता है कि वो पॉजिटिव है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। उसको जब आप 1 इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो वो H2 बन के बाहर निकल जाएगा। जिस पर भी प्लस लिखा हुआ है, आप समझ लो कि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे चुका है, यानी उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ चुकी है, तभी तो पॉजिटिव है। नेगेटिव चीज़ यानी इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चीज़ की कमी को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, है ना। चलिए, तो ऐसा कहा जाता है कि दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर और स्टीम और डाइल्यूट एसिड। नॉन मेटल्स ना ही वाटर से रिएक्ट करते हैं, ना ही स्टीम से, और ना ही डाइल्यूट एसिड से। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना जानते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करना जानते हैं। दे कैन नॉट सप्लाई इलेक्ट्रॉन टू H+। ये H+ आयन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं कर सकते, जिससे कि वो H+ जो है रिड्यूस होके H2 में कन्वर्ट हो जाए और रिलीज हो जाए। दैट इज़ द रीज़न कि ये कभी भी वाटर से, स्टीम से या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन नहीं करते। लेकिन इनके कुछ रिएक्शंस हैं और कुछ हैं तो इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो ये 2 रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखिए, सल्फ़र एक नॉन मेटल है। अगर उसको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, बाकी आप गौर करेंगे जब हमने मेटल्स का रिएक्शन किया था तो वहाँ पर हमने डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट एसिड्स का इस्तेमाल किया था। लेकिन नॉन मेटल्स में हम क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड का इस्तेमाल करते हैं और उसको हीट भी करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हीटिंग नहीं था, यहाँ पे हीट भी करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रिएक्टिव नहीं होता है ना ये उतना। इसीलिए हमने पहले तो उसको एसिड दिया स्ट्रॉन्ग काफ़ी, और तब उसको हीट भी किया। ऐसा करने से वो SO2 सल्फ़र डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है। ये रिएक्शन आपको याद करना होगा, ठीक है। इसका कोई फॉर्मेट नहीं है, आपको याद करना होगा कि जब भी कभी नॉन मेटल यानी कि सल्फ़र, यही रिएक्शन पढ़ना है, सल्फ़र प्लस H2SO4 कंसनट्रेटेड होना चाहिए और हीटेड होना चाहिए। हीट में तब क्या बनेगा? SO2 और को बनेगा H2O। नेक्स्ट, यही सल्फ़र अगर HNO3 से रिएक्ट कर जाए तो H2SO4 तो बनेगा, साथ में NO2 बनेगा। देखो, HNO3 और NO2 का बहुत गहरा संबंध है, याद है वहाँ भी था, लिखा था आपने। सो HNO3 से जब रिएक्ट करता है सल्फ़र तो H2SO4, NO2 और फिर वाटर बनता है, ओके। तो यहाँ भी HNO3 को कंसंट्रेट होना ज़रूरी है और हीट करना भी आपको ज़रूरी है। तो नॉन मेटल्स के 2 रिएक्शंस आप एसिड के साथ ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट,
नॉन मेटल्स में जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखा जाता है। मतलब ये कि आप देखेंगे कि क्लोरीन जो है वो ज़्यादा पावरफुल है किससे, ब्रोमीन से। फ़ोन कॉल ब्रो, याद है वो फ़ोन कॉल ब्रो, ISC पास हूँ, मैंने पढ़ाया था आपको नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो उसमें क्लोरीन पहले आता है, फ़ोन कॉल FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, N आ गया नाइट्रोजन, तो FON फ़ोन कॉल्स, क्लोरीन Br, तब आता है Br, तब आता है ऑक्सीजन, है ना। तो Cl पहले है, Br बाद में है। तो क्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन, तो क्या करेगा, Na के साथ जो Br हटा देगा उसको, और Cl खुद वहाँ पे आ जाएगा। तो बोलोगे सर ये NaCl2 क्यों नहीं हुआ, भाई क्यों होगा, Na का +1 Cl का -1, ये तो आपने पढ़ा ही है पहले। NaCl बन गया, ये जो Br बाहर निकला, कभी अकेला बाहर नहीं निकलता। ब्रोमीन हो, क्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, आयोडीन हो, फ्लोरीन हो, ये जब भी बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन हो, जब भी बाहर निकलेंगे या रिएक्शन में पार्ट लेंगे तो हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लेते हैं, O2, Cl2, Br2, I2, F2 इस फॉर्म में लेते हैं। तो Br बाहर निकला Br2 के फॉर्म में, ठीक है। तो ये था आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। हो सकता है आपको किसी किताब में या कहीं भी देखोगे इसके बहुत सारे रिएक्शन लिखे होते हैं, लेकिन आप ये लिख के ले लो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके अलावा कोई रिएक्शन नहीं आता, ठीक है। किताब में बहुत लिखे हैं, कोई समय लगता है लिखने में, लिख दो, लेकिन वो आपके बोर्ड के लिए नहीं है ना। चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो कौन सा कंपाउंड बनता है, राइट। सो अब हम आगे लिखेंगे एक चीज़, आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आयोनिक कंपाउंड्स, राइट। तो आयोनिक कंपाउंड्स नाम से लग रहा है कि आयंस से मिलके बना होगा, है ना, आयंस से मिलके बना हुआ है, तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, आयोनिक कंपाउंड्स, ओके। समझते हैं ये क्या होते हैं। तो लिखेंगे कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन कैटायंस, जो कि यहाँ पर मेटल्स होंगे, एंड एनायंस, जो कि नॉन मेटल्स होंगे। सो कंपाउंड्स फॉर्म बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब ये आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र मतलब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी को दे दो बस, और कोई दूसरा आपसे ले लेगा, बस इतना होता। लेकिन यही इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो जाए तो बनते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, जो आप पढ़ोगे चैप्टर 4 में, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मान लो आप स्कूल गए, है ना, और स्कूल गए तो फिर लंच हुआ, आप टिफ़िन में 4 पराठे हैं और सब्जी है, सब्जी नहीं मतलब जो भी मान लो ड्राई कोई सब्जी है और पराठे हैं। आपका एक दोस्त है जिसका गलती से हाथ लगा, टिफ़िन उसका गिर गया, तो पराठे तो उसमें रह गए, सब्जी गिर गया मान लीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपने सब्जी लिया, थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा था, आपने सब्जी दोस्त को दे दिया कि लो भाई साथ में खा लेते हैं। तो आपका खाना तो था ही पहले से, आपने कुछ एक्स्ट्रा सब्जी जो था वो अपने दोस्त को दे दिया, तो उसने भी खाना खा लिया। तो आपकी जो बॉन्ड बन गया ना एक, कैसा, इलेक्ट्रॉन, सिर्फ आपने सब्जी ट्रांसफ़र किया, दे दिया उसको, दिया, बॉन्ड बन गया, उससे कुछ उम्मीद नहीं रखी आपने, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आप 6 पराठे लेके आ गए और वो पूरा सब्जी भर के आ गया, अब दोनों बैठ गए, यार ना तो आप खा हम खा सकते हैं, एक काम करो ना शेयर कर लेते हैं, बैठ गया, आपने 2 पराठे उसको दे दिया, बदले में उसने आप सब्जी दे दिया, दोनों की बॉन्डिंग हो गई, दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसे सीख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड मतलब क्या, कि सिर्फ ट्रांसफ़र होगा, सिर्फ आप उसको दे दोगे, उससे कुछ लेने का उम्मीद नहीं करते, ठीक है। फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो कैटायन बन जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो एनायन बन जाता है, ठीक है। कैटायन मतलब पॉजिटिव, एनायन मतलब नेगेटिव, मैंने पहले लिख दिया है। सो कैटायंस क्या होते हैं, दे आर पॉजिटिव, और एनायंस क्या होते हैं,
दे आर नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लिया है तो नेगेटिव, दिया है तो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब इसमें हमें क्लास 9th का थोड़ा मोड़ा कंसेप्ट आना चाहिए अगर आपको आयनिक कंपाउंड्स बना के दिखाना है तो। ठीक है, तो एग्जांपल से करते हैं, जैसे कि NaCl। आपको कहा जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर बनाना है NaCl का। ओके, देखते हैं। तो सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 281, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो इट इज़ 281। एंड देन क्लोरीन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 287। ठीक है, 287, सो 281 एंड 287। अब देखो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए सबको, तो ऑक्टेट पूरा होगा, एक्सेप्ट हाइड्रोजन जिसको कि सिर्फ 2 चाहिए, डुप्लेट पूरा करता है वो। 9th में पढ़ा होगा आपने। तो इसको लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो ये 7 कहीं से ले ले या एक किसी को दे दे। तो हमेशा एक देना आसान है 7 लेने से, तो ये इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करता है। क्लोरीन के पास 2 ऑप्शन है, या ये 7 किसी को दे दे या एक किसी से ले ले। तो एक लेना इसके लिए आसान है, इसलिए एक ले लेता है। तो ये एक ले लेगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये एक दे देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो Na और Cl कभी आपस में रिएक्शन नहीं करते, Na प्लस और Cl माइनस रिएक्शन करते हैं। तो आपने क्या किया, आपके पास Na था, समझो ये प्रोसेस कैसे बनता है, पहले ये लिखेंगे फिर के देखें। Na था तो हमें चाहिए Na प्लस, राइट। तो Na जो था हमारे पास वो 281 वाला था, ये बन गया Na प्लस और एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया। तो Na प्लस जो बना वो बना 2 और 8 क्या, कितने का बना, 2 और 8 का। ऐसे ही जो क्लोरीन था हमारे पास, वो क्लोरीन था 287 वाला, और इसने क्या किया, यही इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन ने यही इलेक्ट्रॉन इसका ले लिया और बन गया क्या, Cl माइनस बन गया और 288 वाला बन गया। ठीक है, सो अब आपके पास Na प्लस है और Cl माइनस है, तो क्या होगा, Na प्लस और Cl माइनस आपस में, Cl माइनस आपस में बॉन्ड बनाएंगे और क्या बन जाएगा, ये NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। तो अभी तो इतना ही पढ़ना है, जब आप पढ़ोगे 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप यहाँ सीखोगे कि ये Na प्लस 28 है, ये 288 है, यहाँ से भी लैटिस एनर्जी इसमें से निकाला जाता है और तब जाके NaCl बनता है। ठीक है, बहुत चीज़ें इसके अंदर हैं शुरू से देखा जाए तो। सबसे पहले इसको आप पहले गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, है ना। Cl के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ता है हाफ फॉर्म में, तब जाके वो टूटता है Cl में। फिर यहाँ पे इसको सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है, तब जाके बनता है। तो उस चीज़ आपको नहीं सीखना, आपको सीधे सीखना है कि Na जो था उसको हमने Na प्लस बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करवा के, और आपका यहाँ कंपाउंड बन गया Na और Cl माइनस। जो बात मैंने बोली है उसको बस सुन लेना, अच्छा लगा होगा। जो लिखा है अभी यहाँ पर उसको ये लिखना है। चलिए अब जरा बनाते हैं क्या इसका स्ट्रक्चर। देखिए रूल यही है, जिसके आसपास जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो वही को दिखाएगा। क्या बोला मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही दिखाता है कोई आदमी। ठीक है, जैसे मान लो कि Na की बात की जाए तो Na के पास बेशक 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो दिखाएगा कितना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके लास्ट में यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है उसका, एक ही है। तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपना दिखाएगा। ठीक है, ऐसे ही Cl के पास भले ही 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन वो दिखाएगा कौन सा, सिर्फ लास्ट वाला यानी कि 7। तो Cl जो है वो सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन दिखाएगा, और सातों को ऐसा दिखाना है आपको कि सिमेट्रिकल लगे, ऐसा नहीं कहीं बना दिया। ठीक है, देखिए 7 इलेक्ट्रॉन बन गए। एक के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है और एक के इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से Na प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, Cl को। सो दिस इज़ द एक्चुअल बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन Na एंड Cl, जहाँ पर Na जो है वो Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे देता है और आपका ये NaCl बन के तैयार हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हमने देखा कि हाउ NaCl इज़ फॉर्म्ड, एंड जैसा आपने NaCl दिखा है ऐसे ही हम MgCl2, AlCl3 किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो एक हम लोग MgCl2 का एक और देख लेते हैं, ठीक है, और फिर आप AlCl3 का खुद ट्राई करेंगे, राइट। सो
क्वेश्चन लिखेंगे ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2। नेक्स्ट MgCl2। पहले क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो क्या होता है, इट इज़ 282, ठीक है। तो ये क्या करेगा, बनाएगा Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ कर देगा, जबकि क्या बन जाएगा ये ओनली 28। खुश हो गया। ऐसे ही अब आएगा Cl। तो Cl 2 है ना इसमें, तो ठीक है। तो Cl जो है वो आपका ये इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना लेगा बताइए, Cl-। लेकिन चूंकि 2 Cl थे, 2 इलेक्ट्रॉन लिया और 2 Cl- बनाया। समझ पा रहे हैं इसको? पहले तो आप सिर्फ Cl लिखिए कि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया और Cl- बनाया। आई मीन Cl जो था वो क्या था आपका, इट वॉज 287। इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो बना लिया 288, लेकिन 2 Cl थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, Mg का आप बनाएंगे स्ट्रक्चर। Mg मैंने क्या कहा कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी को दिखाता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स Mg के पास हैं तो यहाँ बना हुआ है, और Cl हमारे पास 2 हैं। आज MgCl2 है ना, 2 Cl है, तो इसके जो पेंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बताइए। 7 हो गए, ठीक है। यहाँ ही बनाना है 7, बिल्कुल सिमेट्रिकल। 1 इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MgCl2, ठीक है। चलो चर्चा होगी, एक और कराता हूँ मैं आपको। AlCl3 भी कर लो यार, AlCl3 भी कर लो, ठीक है। फिर तो पॉसिबिलिटी पूरी ख़त्म हो जाएगी एग्जाम में कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है। सो लेट अस सॉल्व वन मोर, दैट इज AlCl3 एग्जाम्पल। AlCl3, तो एल्युमिनियम लिया हमने। स्ट्रक्चर क्या होता है उसका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 283। इसको बनना है क्या, Al3+, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन निकालना है इसको, तो बदले में क्या किया इसने, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए और क्या बना लिया 28। बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन जो Cl है अपने पास, ये Cl को 1 इलेक्ट्रॉन लेना है और क्या बनाना है Cl-, लेकिन इलेक्ट्रॉन 3 है और Cl भी तो 3 है अपने पास। Cl भी कितने हैं, 3 है अपने पास, और ये 3 इलेक्ट्रॉन ले भी लेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ Cl2 मत करना, यहाँ Cl2 यहाँ कर देना, ठीक है। तो 3 Cl ले लिया, तो ये क्या करेगा 3 Cl- बनाएगा। अगर बात करें इसके इलेक्ट्रॉन्स की तो इट विल बी 287, जबकि यहाँ हो जाएगा कितना 288 हो जाएगा, ठीक है। अब Al बना लो, Al यहाँ पर और Cl 3 होंगे, Cl Cl Cl, ओके। सो एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो तीनों यहाँ बनेंगे, और Cl का जो इलेक्ट्रॉन है 7, वो 7 आप बनाएंगे। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला, 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिला। देख रहे हैं आप, ये आपका AlCl3 बन के तैयार हो गया, राइट। सो ऐसे ही आप किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आता है तो इस पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं। अगले पार्ट में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। थैंक यू सो मच।